नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य विषय पर बात करेंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है वह रहेगा हिंदी साहित्य में एक अतिरिक्त पुस्तक जो शामिल की गई है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें कविता, नाटक और कहानी की रचना प्रक्रिया से संबंधित एक-एक प्रश्न आएँगे और तीनों से और कुल मिलाकर 3 अंक के होंगे। तो इन प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा नाटक पर, नाटक लिखने का व्याकरण। आप देख सकते हैं यहाँ सृजनात्मक लेखन में हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे बनती है कविता और कैसे लिखे कहानी। इसका वीडियो जारी हो चुका है, ये आप देख रहे हैं और इसका वीडियो इससे अगला वाला वीडियो होगा। देखें प्रश्नोत्तर। भारतीय परंपरा में नाटक को क्या माना गया है? तो नाटक को दृश्य काव्य माना गया है, मतलब ये दिखाया जाता है या इसको देखा जाता है। नाटक का लिखित रूप माना जाता है एक आयामी। कोई नाटक संपूर्णता कब प्राप्त करता है? जब नाटक का मंच पर मंचन किया जाता है तभी उसमें संपूर्णता आती है। मतलब एक तो लिखा हुआ नाटक है और उसे जब उसमें अलग अलग पात्रों को अब पात्र अपनी भूमिका के साथ मंच पर उसे मंचित करते हैं तब वह नाटक पूर्ण होता है। नाटक की मूल विशेषता क्या मानी जाती है? समय के बंधन को। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समय का बंधन सबसे महत्वपूर्ण चीज है नाटक के लेखन में। इसमें नाटक लेखक को सबसे ज्यादा ध्यान भी इसी चीज का रखना होता है, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है, इसलिए नाटककार को समय का विशेष ध्यान रखना होता है। निश्चित समय सीमा में मंचन हो सके, इसी बात को ध्यान में रखकर नाटक की रचना की जाती है। एक नाटक में कितने अंक होते हैं? एक नाटक में 3 अंक होते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अवश्य याद रखेंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार प्रत्येक अंक की समय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, ये शब्द भी याद रखें। नाट्य शास्त्र के ग्रंथ की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। के अनुसार प्रत्येक अंक की अवधि 48 मिनट न्यूनतम होनी चाहिए। नाटक की सफलता किस पर निर्भर करती है? नाटक के कथानक और उसके मंचन पर। अच्छे कथ्य वाला नाटक भी खराब मंचन के कारण विफल हो सकता है और कमजोर कथ्य भी मंच पर की जाने वाली प्रस्तुति के कारण सफल हो सकता है। अतः एक सफल नाटक के लिए कथानक और प्रस्तुतिकरण का होना अति आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कथानक और प्रस्तुतिकरण। नाटक का सबसे जरूरी तत्व किसे माना गया है? संवाद को नाटक का सबसे जरूरी तत्व माना गया है। संवाद जितने सशक्त होंगे, नाटक भी उतना ही सशक्त व सफल माना जाएगा। प्रतिरोध का सशक्त माध्यम किसे माना गया है? या नाटक को किसका सशक्त माध्यम माना गया है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का सशक्त माध्यम किसे माना जाता है और क्यों? प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम रंगमंच को माना जाता है। सत्ता या व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं अस्वीकार की अभिव्यक्ति जितनी नाटक के द्वारा संभव है उतनी किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष, छटपटाहट, प्रतिरोध एवं अस्वीकार जैसे तत्वों को जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, नाटक उतना ही सशक्त माना जाएगा। नाटक के संवाद पर एक टिप्पणी देखिए। नाटक मंच पर अभिनीत होता है, यहाँ दर्शक सीधे उस घटना को घटित होते हुए और संवादों को सुनते हैं, इसलिए संवादों का सहज, स्वाभाविक और भावानुकूल होना जरूरी है। भाषा कठिन और सरल चल सकती है, वो जैसा परिदृश्य है उसके अनुसार। घटना, दृश्य, परिदृश्य, स्थिति एवं परिवेश के हिसाब से भाषा सरल या क्लिष्ट हो सकती है, पर उससे दृश्य का तालमेल बैठना या संतुलन बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाटक के आवश्यक तत्व कौन कौन से माने जाते हैं? किसी भी नाटक के ये निम्न आवश्यक तत्व है। एक तो समय का बंधन, समय का विशेष ध्यान रखना होता है। दूसरा है शब्द, मतलब निश्चित शब्द समय सीमा में नाटक को पूरा करना होता है। फिर शब्द शब्द किसी नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसे नाटक का शरीर भी कहा जाता है। तो नाटक का शरीर किसे कहा जाता है? शब्द को। कथ्य, नाटक की सभी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में होने वाली घटना को पहले दिखा दें, पहले वाली को हम लास्ट में दिखाएं, ऐसे नहीं। और एक है चौथा संवाद। यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नाटक के पात्रों को के चरित्र का विकास संवाद पर ही निर्भर है। कथ्य को गतिशील बनाने का कार्य भी संवाद ही किया करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।